Hello and welcome students to our new channel UGT Academics for English. Today we are going to solve Gala paper 5 section A. My name is Labdhi Bhatia and I am here to solve all your answers for this section A. ये सेक्शन आपका 16 मार्क्स का रहेगा, पूरा का पूरा आपकी मेन टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट में से प्रोज सेक्शन कहते हैं. आपके ये 16 मार्क्स में से कुछ भी डिडक्शंस होने के चांसेस नहीं रहते. सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू रीड योर चैप्टर्स. लेट्स बिगिन. Your first question is read the following passage and select the appropriate answers from the option given below. आपका फर्स्ट पैसेज जो है वो आपके चैप्टर नंबर 4 एन फ्रैंक में से है. जब वो उनको फर्स्ट टाइम मैथ्स के टीचर जो है वो होमवर्क असाइन करते हैं और उनको लिखना होता है ऐसे चैटर बॉक्स के ऊपर, तब वो किस तरह से कंफ्यूज हो जाती है उसके ऊपर आपका ये पूरा पैसेज है. प्लीज रीड द पैसेज एंड देन वी विल सॉल्व द एमसीक्यूज. Your first question is chewing the tip of her fountain pen in the passage suggest what? अब कहाँ लिखा है ये फ्रेज आपका chewing the tip of the fountain pen? कहाँ पर है ये लाइन? I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. कौन बोल रहा है ये? एने फ्रैंक बोल रही हैं, खुद सोच रही है. वो अपनी डायरी में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहती हैं कि I began thinking about the topic. कौन सा टॉपिक? चैटर बॉक्स, जो उनको मिला था उनके मैथ्स टीचर से. Chewing the tip of my fountain pen मतलब जब हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, हम सोच रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए, तब हम इस तरह से सोचते हैं. ये फ्रेज हम यूज करते हैं. सो योर आंसर विल बी एन इज कंफ्यूजन. Second is the phrase come up with in the passage. Where is it written? Come up with. Okay. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. यहाँ पर एने फ्रैंक कह रही हैं कि उनको कोई भी स्टूडेंट है, उनको जब ऐसे होमवर्क मिलता है तो कोई भी बहुत इजीली स्पेसेस लीव कर सकता है, लाइंस लीव करके लिख सकता है, या फिर कोई भी वर्ड्स यूज करके, कंजंक्शंस यूज करके वो अपनी लेंथ जो है ऐसे कि वो बढ़ा सकता है. बट शी वांटेड टू कन्विंस हर मैथमेटिक्स टीचर कि नहीं, हर स्टूडेंट का टॉकिंग जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट होता है. हर स्टूडेंट का हक बनता है बातें करना. वो डिस्कस करते हैं क्लास में, पढ़ाई की बात डिस्कस करते हैं, पढ़ाई के अलावा की बातें भी डिस्कस करते हैं. सो टू कम अप विथ मीन्स टू क्रिएट सच कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स दैट सर को भी लगे कि हाँ, एक्स्ट्रा बातें ना सही लेकिन थोड़ी बातें करना तो बच्चों के लिए जरूरी होता है. योर ऑप्शन सेज arrive at, declare, produce and interrupt. So the best suitable with come up with is produce. I hope this is very clear to you and we'll move to second passage. It is from your first chapter letter to God. इसमें आपको बता रहे हैं ये टॉपिक जब पोस्ट मास्टर को लेटर मिलता है, वो देखते हैं, पढ़ते हैं पूरा और फिर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान की फेथ जो है गॉड में वो बहुत ज्यादा ट्रू है, बहुत ज्यादा फर्म है, बहुत पक्की है, तो इसे हिलाना नहीं चाहिए. जो फेथ है उनकी गॉड में उसे जरूर पूरी करनी चाहिए. उनका विश्वास टूट जाएगा नहीं तो भगवान पर से भी. लेट्स सी क्या क्वेश्चंस पूछे इससे आपको. Your first question is why did the postmaster decide to help लेंचो? उनने क्यों सोचा कि लेंचो को वो हेल्प करना चाहे? कि क्योंकि वो चाहते थे उनकी फेथ जो है गॉड में वो ना मूव हो. द पोस्टमास्टर अगेन डिड है आपका, तो डिड की वजह से हमने पहले भी डिस्कस किया है. डिसाइड आपका वर्ब है, वर्ब टू में, वर्ब का फॉर्म टू जो है उसमें चेंज हो जाएगा. द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो इन ऑर्डर टू नॉट शेक हिज फेथ इन गॉड, कि उनकी गॉड में जो फेथ है वो ना मूव हो. What was needed by the postmaster to answer the letter? Now if we read the passage में लिखा है कि जब पोस्टमास्टर वो लेटर को ओपन करते हैं, एनवेलप ओपन करते हैं, वो देखते हैं that he needed something more than goodwill, ink and पेपर. वो देखते हैं कि उनको गुडविल, इंक और पेपर, गुडविल मतलब उनकी अच्छी नीयत, उनका अच्छा इंटेंशन, हेल्प करने का, इंक जिससे कि उनको लेटर लिखना था कि जो भी क्वेश्चन पूछा होगा लेटर में वो अच्छी तरह से डिप्लोमेटिक पॉजिटिव आंसर दे देंगे. लेकिन नहीं, उनको पता चला जब उन्होंने लेटर ओपन किया कि उन जो राइटर है लेटर का, लेंचो जो है, उनने तो भगवान से पैसोज मांगे हैं, उनने मनी मांगा है कि वो अपना नेक्स्ट ईयर का क्रॉप जो है वो ग्रो कर सके. So he found that he needed money to answer the letter. When the postmaster opened the letter, he found that he will require some financial response, some monetary response to help the writer and needed 100 pesos to answer the letter. आप दो लाइन में भी ये आंसर लिख सकते हैं. Okay, your last question for the passage is how did the postmaster gather the money to help लेंचो? उनने किस तरह से, अब उनके पास 100 pesos होंगे भी तो भी इतना बड़ा डोनेशन अमाउंट हर कोई पे
नहीं करता है। उनने कैसे गैदर करने की कोशिश करी? हाउ डिड द पोस्ट मास्टर गैदर? गैदर मीन्स टू कलेक्ट द पेसोस फॉर लेंचो। द पोस्ट मास्टर डिसाइड्स टू हेल्प द राइटर ऑफ द लेटर। सो डिड है गैदर का V2, गैदर्ड हो जाएगा। gathered money from his employees and gave a part of his salary himself. उनने अपने employees से भी कुछ पैसों मांगे, कुछ डोनेशन मांगा चैरिटी के लिए, और उन्हें खुद की सैलरी का भी एक बड़ा सा पार्ट उसमें रख दिया. But still he could not gather 100 pesos. He could only get a part of it. So Lencho was at last somewhere disappointed in your chapter. Okay. Third question says fill in the blanks choosing the correct words given in the bracket. आपको 5 blanks के लिए 5 words already given है. 5 marks का question है, 1 mark for each blank, जिसमें भी आपको already options मिले हैं. सारे options cut out हो जाएंगे हर blank के लिए एक, और वो भी सीन आने वाला है आपकी टेक्स्ट बुक में से. Your options for this are extinguished, hopeless, very, wayside and flickered. 8th chapter sermon at Banaras, किसा गोतामी एंड गौतम बुद्धा वाला आपका जो चैप्टर है उसमें से आपके ये fill in the blanks लिए गए हैं. किसा गोतामी became blank and blank. कब का ये सेंटेंस है? जब कि किसा गोतामी बहुत ज्यादा निराश हो गई थी, उनको कोई भी नेबर से उनके सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे. सो किसा गोतामी बिकेम वेरी एंड होपलेस. वेरी एंड होपलेस. नाउ दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन. वैसे तो पूरा का पूरा आपका चैप्टर में से ही है, बट जब ऐसे दो ऑप्शंस आपके कंजंक्शन में आते हैं तब बच्चे कंफ्यूज, होपलेस या वेरी करेंगे या वेरी या होपलेस करेंगे, वेरी एंड होपलेस और होपलेस एंड वेरी. सो बच्चे यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. आप प्लीज बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा. मेक योर रीडिंग वेरी मच केयरफुल, मेक योर रीडिंग वेरी मच क्लियर. जहां भी आपको समझ नहीं आता है आपके ट्यूटर से पूछिए, कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछिए, बट प्लीज बी वेरी केयरफुल फॉर दिस बिकॉज it shall not make your score down. And sat down at the wayside. Watching the lights of the city as they flickered up and then extinguished again. Okay. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन ए. आपको एनी 3 चूज करने आएंगे. 5 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्कर रहेंगे. मीन्स आपका क्वेश्चन 6 मार्क का है. आपको 5 क्वेश्चन में से एनी 3 ऑप्ट करने रहेंगे, जो भी आपके फर्स्ट स्लाइड टेक्स्ट बुक में से ही रहेंगे. यू मे हैव टू राइट 5 to 6 sentences for it. Again, according to your writing, it is not 5 to 6 lines, it is 5 to 6 sentences. So be very careful while you write this. When did the seagull get over his fear of flying over the sea? Chapter number 3, first part, his first flight. When did the seagull get over? Did और get का हमारे आंसर में हो जाएगा got. When did the seagull get over his fear of flying over the sea? Flying over the sea का जो fear था हमारे seagull का, young seagull का, उसका वो fear कब हटा? उसके लिए हम आंसर में लिखेंगे when the sight of food maddened him. जब उसकी ममा ने उनको खाना दिखाया था, शो कर रही थी वो कि हाँ उनको ललचाने की कोशिश कर रही थी कि जब वो कोशिश करे, बिकॉज ही वॉज हंग्री सिंस अ प्रीवियस नाइटफॉल. तो वो चाह रही थी कि उनका जो यंग सीगल है वो फ्लाई करके उन तक आए. सो शी फ्लू टू हाफ वे, मिड वे एंड देन शी स्टॉप. शी टुक अ हॉल्ट एंड शी वेटेड फॉर द यंग सीगल टू कम टू हर. द सीगल गॉट ओवर हिज फियर ऑफ फ्लाइंग ओवर द सी. व्हेन द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, हिज मदर वाज होल्डिंग अ पीस ऑफ फिश. What kind of a fish? A piece of dog fish in her beak to compel him. Compel मतलब क्या? किसी को बहुत ज्यादा फोर्स करना और उनकी इच्छा से वो बात करने को रेडी हो जाए, अग्री कर ले, उसको बोलते हैं कंपेल करना. To compel him to fly and so the hungry young seagull did. उसी तरह से क्योंकि वो young seagull काफी ज्यादा hungry था, उसने वही काम किया. He dived at the fish, forgetting his fear and took his first flight. वो सीधा उनने कुछ भी सोचे बिना, अपना फियर, अपना फोबिया उनने सोचे बिना बिल्कुल डाइव कर दिया उस फिश पे, एंड देन ही टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम? कंडक्टर ने वल्ली को मैडम क्यों कहा है? ओके, द कंडक्टर कॉल्स, डज है हमारी क्वेश्चन में. सो यहाँ पर कॉल का V1 विथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब
कॉल का कॉल्स हो जाएगा। द कंडक्टर कॉल्स वल्ली मैडम बिकॉज ऑफ हर मैच्योर्ड बिहेवियर इन द बस। वो जिस तरह से उन्हें अपनी टिकट का पेमेंट किया, जिस तरह से उन्हें खुद टिकट मांगी और वहां पर वो हेल्प भी नहीं ले रही थी किसी से, और जिस तरह सभी बड़ों से, सभी एल्डर से वो बात कर रही थी, इतनी मैच्योरली बात करी थी, खुद को इतना ग्रोन अप वो दिखा रही थी सबके सामने, उसकी वजह से कंडक्टर जो था उन्हें मैडम कह रहा था। She declined him. Decline मतलब मना कर देना। She declined him when he stretched his hand to help her. When she was to climb in the bus, तब कंडक्टर जो है उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, कि हाथ देने की कोशिश कर रहे थे कि छोटी बच्ची है तो उसको हेल्प मिल जाए, बट शी डिक्लाइंड कि नहीं, आई कैन क्लाइंब अप ऑन माई ओन his hand to help her and talked like a grown up woman even later. बाद में भी वो grown up women की तरह ही बात कर रही थी। Despite of being only 8-year-old, वल्ली की एज 8 years की थी, उसके बावजूद she paid for her tickets by herself which made her the conductor laugh at her. उन्हें खुद अपनी टिकट के पैसे दिए और उसी की वजह से कंडक्टर जो थे उन पर हंस भी रहे थे कहीं ना कहीं और उनका मजाक बना रहे थे। He called him madam. 13th question from your last heading is, why does Maxwell means Gavin Maxwell, say the air hostess was the very queen of her kind? ऑटर वाला चैप्टर, ऑटर का नाम मिचबिल रखा था गेविन मैक्सवेल ने, उनने साइंटिस्ट ने तो कुछ और ही नाम रखा था, बट ही वाज नोन एज मिचबिल टू गेविन मैक्सवेल। मैक्सवेल सेज द एयर होस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड because she was supportive and cooperated with him by letting him keep the box carrying otter keep on his knees. Keep the box carrying otter on his knees. Okay, एयर हॉस्टेस उनको क्यों बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वो फ्रेज यूज करते हैं एयर हॉस्टेस के लिए जो हमारे नरेटर हैं वो, क्योंकि उनने जो एयर हॉस्टेस थी उनने सारी की सारी बात सुनी समझी और काफी ज्यादा सपोर्टिवली उनने कहा कि आप ये जो बॉक्स है जिसमें आपने ऑटर रखा है इसको अपनी नीज पर लेकर के बैठ सकते हैं ताकि एनिमल जो है वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील ना करे। शी अंडरस्टूड द होल सिचुएशन व्हेन द नरेटर एक्सप्लेन्ड हर अबाउट व्हाट हैपेंड बिफोर ही बोर्डेड। उनने पूरी की पूरी सिचुएशन समझी और फिर बताया कि इस तरह से आप अपने ऑटर के साथ नाइसली बिहेव कर सकते हैं ताकि एरोप्लेन में बाकी पैसेंजर्स डिस्टर्ब ना हो। मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। उनको जो भूख थी फ्रीडम की, और ना कि सिर्फ खुद की फ्रीडम की बल्कि बड़े होने के बाद तो उन्हें ये था कि उनके जैसे सभी लोग, उनके साथ के सभी लोग, सबको वो फ्रीडम दिलवाना चाहते हैं। Mandela's hunger for freedom changed his life as he wanted freedom to roam everywhere in childhood. बचपन में उनको ये लगता था कि मुझको मेरे लिए selfish, he was very selfish, उनको ये लगता था कि मुझको मेरे लिए ही freedom चाहिए to roam anywhere I want, which changed to get rid of the racial discrimination. जैसे जैसे वो बड़े हुए उनको racial discrimination मतलब skin tone के basis पे जो discrimination होता था साउथ अफ्रीका में या फिर जो अनइक्वालिटी होती थी उसके बारे में वो पूरा का पूरा उनका जो हंगर था फ्रीडम के लिए का वो चेंज हो गया। बचपन में उनको सिर्फ खुद के लिए फ्रीडम चाहिए थी, बड़े होकर के वो चेंज हो गई थी। This turned a self-thinking man into a self-sacrificing man who saved numerous lives of South Africa and ended the political emancipation. What do you mean by emancipation over here? Emancipation का मतलब होता है political restrictions से, नॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस नहीं, जो पॉलिटिकल लॉ की वजह से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं नॉर्मल लोकल पीपल पे, उससे फ्रीडम मिल जाने को ही इमेंसिपेशन बोलते हैं। सो ही इज सेइंग दैट दिस टर्न अ सेल्फ थिंकिंग मैन टर्न इनटू अ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मैन। उनकी जो हंगर ऑफ फ्रीडम थी, जो बचपन में सेल्फिशनेस के ऊपर बेस करती थी, बड़े होकर के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के साथ चली गई। उसकी वजह से वो जो सेल्फ थिंकिंग मैन, सेल्फ थिंकिंग मीन्स सेल्फिश टाइप का जो उनका नेचर था वो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग पे चला गया, जिसकी वजह से काफी थाउजेंड्स ऑफ लाइफ उन्हें बचा ली। Last question for the section is, what are the elders in Goa nostalgic about? एल्डर्स जो थे गोवा के, जो आपका चैप्टर 5 का फर्स्ट पार्ट है बेकर फ्रॉम गोवा, उसका फर्स्ट लाइन ही यही है, एल्डर्स किस बारे में नॉस्टैल्जिक फील करते हैं? द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द ओल्ड पोर्टुगीज डेज एंड देयर लव फॉर लोव्स ऑफ ब्रेड। जो पहले के लोग थे या अभी भी जो एल्डर्स हैं वो गोवा में क्या चीज को याद करके इमोशनल हो जाते हैं कि पहले पोर्टुगीज डेज जब थे, जब पोर्टुगीज पीपल गोवा में रहते थे, इंडिया में आ गए थे थ्रू सी रूट, तो किस तरह से उनने ब्रेड का ट्रेंड शुरू किया और लोव्स ऑफ ब्रेड जो पहले इतने टेस्टी बनते थे अब तो उनकी सिर्फ रेसिपीज ही शेयर होती है, कोई भी इतने ज्यादा ब्रेड आइटम्स बनाता नहीं है वहां पर, या कहीं कहीं वहां अभी भी पोर्टुगीज कल्चर चल रहा है। Hence the tradition of baking bread has not ended completely, which is still remarkable for the old people. जो old people है, जो old age people, senior people जो हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं remarkable मतलब याद करने लायक वो रेसिपीज और पहले के दिन
जरूर रह गए. This is all for our section A of Gala paper 5. Hope you don't have any doubts in this. Still, your doubts will be highly appreciated in the comment section. All the best for your board exams.